नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा 2021 है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हिंदी, इस प्रश्न पत्र का हिंदी का हम व्याख्यात्मक हल देखेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में हम उनका अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, धान को गांव पयार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर तो बहुत कहे न रहे, रसगुलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? जो पंक्ति है गूलर को फल फोरे, इसमें सही उत्तर है इसमें डी कि ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। उपयुक्त काव्यांश के अंतिम पंक्ति का अर्थ है कि ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। यह पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमरगीत सार में संकलित है। भ्रमरगीत सार महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है, जिसे शुक्ल जी ने सूर सागर के भ्रमरगीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमरगीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। अगला प्रश्न है, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न। और सही उत्तर है इसमें सी कि इड़ा है वह कामायनी का 9वां सर्ग है। चिंता पहला, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा। तो इड़ा है वो 9वां सर्ग है। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो हमने जो अध्ययन किया था उसमें भी बताया गया था कि कामायनी के सर्गों से कई बार प्रश्न आते हैं, सर्गों का क्रम पूछने के लिए आते हैं। कभी एक सर्ग का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके पहले और इसके बाद में कौन से सर्ग आते हैं। तो आपको कामायनी के सर्गों का अध्ययन करना है और उन्हें याद करना है कि किस सर्ग में क्या बात भी कही गई है। कामायनी में जो सर्ग हैं उनकी संख्या 15 है। इस महाकाव्य के 4 मुख्य पात्र हैं और प्रत्येक पात्र एक उसका प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय, इड़ा बुद्धि, कुमार मानव। इसमें मनु और इड़ा, कुमार ये सभी महत्वपूर्ण पात्र हैं। कामायनी के 4 प्रमुख पात्र हैं। तो मनु मन का, श्रद्धा हृदय, इड़ा बुद्धि, कुमार मानव। तो आपको याद रखना है। इस प्रकार के प्रमुख छंद है वो तांटक छंद है और शांत रस है कामायनी में। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कथनों से भी प्रश्न आते हैं कि ये कथन किसका है। अगला प्रश्न है, निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, निराला ने किससे प्रेरित होकर लिखी थी? गीतांजलि से, कृतवास रामायण, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। और सही उत्तर है इसमें बी कृतवास रामायण है, उससे प्रेरित होकर यह रचना इन्होंने लिखी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा, समय है सन 1936 ईस्वी, कृतवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई रचना है। यह एक लंबी कविता है। यह कविता निराला के प्रथम संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जबकि गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर तथा रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रश्न है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? मुक्तिबोध, धूमिल, रघुवीर सहाय, नागार्जुन। और ये जो पंक्तियां हैं ये मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं कि जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या जिया, जीवन अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये जो पंक्तियां हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में से उद्धृत हैं। यह पंक्ति चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी काव्य संग्रह में संग्रहित है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में सन 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ है। मुक्तिबोध की रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती। प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियां हैं कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, ये नागार्जुन की पंक्ति है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, रघुवीर सहाय। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये सुदामा पांडे धूमिल की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास पहले जो लिखा गया उर्दू में
बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। प्रेमाश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन और रंगभूमि, ये सभी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। और जो सेवा सदन उपन्यास है वह पहले बाजारे हुस्न नाम से प्रकाशित हुआ था उर्दू में। प्रेमचंद्र का सेवा सदन, जिसका समय है सन 1918 ईस्वी, यह उपन्यास उर्दू में पहले बाजारे हुस्न 1917 ईस्वी में नाम से लिखा गया था, जबकि प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925 तथा कायाकल्प का समय 1926 ईस्वी है। यह इनके अन्य उपन्यास हैं। सेवा सदन प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमाश्रम उर्दू में गोशाएं आफियत नाम से तथा रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से प्रकाशित हुआ था। तो आपको ज्ञात होगा कि प्रेमचंद्र जी पहले उर्दू में नवाब राय राम से अपने उपन्यास, अपना साहित्य लिखा करते थे उर्दू। बाद में इन्होंने उन्हें हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। कहानी है उसने कहा था, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? सन 1914, 1915, 1916, 1917। तो यह सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत कहानी है। उसने कहा था, इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है, जबकि सुखमय जीवन 1911 तथा बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गुलेरी जी ने हिंदी साहित्य में मात्र 3 कहानियां ही लिखी हैं और इन 3 कहानियों को लिख के ही वह हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। उसने कहा था जो कहानी है, यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह, बोधा सिंह सूबेदार तथा हजारा सिंह हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मात्र 3 कहानियां ही हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? दुर्योधन, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और अश्वत्थामा। ये प्रश्न भी कई बार आता है परीक्षाओं में। और अंधा युग का जो पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है, वो अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा अंधा युग का वह पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। अंधा युग, जिसका समय है 1955 ईस्वी, यह धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीत नाट्य है। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, युद्ध, कृष्ण इत्यादि। ये सभी अंधा युग के पात्र हैं। प्रश्न है, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? लालबान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया और रसप्रिया। मृदंगिया जो पात्र है वह रसप्रिया कहानी है, फर्नीचर नाथ रेणु की उस कहानी का पात्र है, जबकि लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, संवदिया इनकी अन्य कहानियां हैं। अन्य कहानी और उनके पात्र हैं। रसप्रिया की पात्र है मृदंगिया, लाल पान की बेगम बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोही। संवदिया में है हरगोबिंद, सूरदास, बड़ी बहुरिया। पंचलाइट में गोधन और मुंडरी। ये फर्नीचरनाथ रेणु की कहानी और उनके पात्र हैं। अगला प्रश्न है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी और विश्रामपुर का संत। सही उत्तर है सी, राग दरबारी, जो रचना है श्रीलाल शुक्ल की उपन्यास। श्रीलाल शुक्ल का जो राग दरबारी उपन्यास है, इसका समय है 1968 ईस्वी। इसके पात्र हैं वैद्य जी। इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। राग दरबारी पर सन 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962 और विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी इनके अन्य उपन्यास हैं। पात्र और रचना का, राग दरबारी में रचना है वह श्रीलाल शुक्ल की रचना है और इसके पात्र हैं वैद्य जी, रूपन बाबू, बद्री, अग्रवाल, रंगनाथ और जोगनाथ। विश्रामपुर का संत, यह भी श्रीलाल शुक्ल की रचना है, कुंवर जयंती प्रसाद, राजसी और धीरज सिंह। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। इसमें जयदेवपुरी, तारा और कनक इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। भूले बिसरे चित्र, यह भगवती चरण वर्मा की रचना है
उपन्यास है और इसके जो पात्र हैं विद्या ज्वाला प्रसाद। कथन है, पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचरण सिहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, मालविका और अलका। और सही उत्तर है ए, चंद्रगुप्त का यह कथन है, पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। उपयुक्त कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त सन 1931 ईस्वी नाटक का जो समय है, नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त का है, जबकि चाणक्य, मालविका तथा अलका इस नाटक के अन्य पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। एक कथन है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। और सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त का यह कथन है। उपयुक्त कथन बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध शिव शंभू के चिट्ठे से उद्धृत हैं। इनके निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। गुप्त जी का जन्म गुड़ियानी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ था। इन्होंने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन सन 1899 ईस्वी में कलकत्ता से किया था। अगला प्रश्न है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? और सही उत्तर है सी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध है उस निबंध से यह कथन लिया गया है। कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु जी की अन्य निबंध है मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बसंत और बद्रीनाथ की यात्रा। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध है प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, मनोयोग, धोखा, बात, आप, भौं, मोक्ष और परीक्षा। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल, तमाशा। तो ये सभी बाल मुकुंद गुप्त के निबंध हैं। अगला कथन है कि श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर, धर्म और समाज। तो ये कथन लिया गया है विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परशाई जी के निबंध से। इसका समय है सन 1980 ईस्वी। इनके अन्य निबंध हैं पगडंडियों का जमाना सन 1966, सदाचार का तावीज 1967, टूटता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसे 1986। तो ये सभी हरिशंकर परसाई जी के निबंध हैं। प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? और सही उत्तर है इसमें भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थापना है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, अपने देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। आचार्य शुक्ल। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, डॉक्टर नामवर सिंह। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न है, कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? सही उत्तर है सी, ऋण जल धन जल। फणीश्वरनाथ रेणुकृत ऋण धन जल रिपोर्टाज है ये। इसमें कुत्ते की आवाज रपट संकलित है। इसका प्रकाशन सन 1977 ईस्वी में हुआ था। इनके रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति 1976, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स। अगला प्रश्न है, ब्रेथ और उदास नगर शीर्षक किस अध्याय किस पुस्तक में है? सुविधा
सही उत्तर है सी, चीड़ों पर चांदनी। ब्रेक और उदासनगर शीर्षक अध्याय चीड़ों पर चांदनी पुस्तक में है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य के लेखक निर्मल वर्मा हैं। सुधिया उस चंदन के वन की, यह संस्मरण है विष्णुकांत शास्त्री का। याद हो कि न याद हो, यह संस्मरण है काशीनाथ सिंह जी का। अपनी खबर आत्मकथा है पांडेय बेचन शर्मा उग्र की। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? और सही उत्तर है डी, 14 वर्ष का उन्हें समय लगा। आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, इस कृति को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का समय लगा। इसका प्रथम प्रकाशन मार्च 1974 ईस्वी में हुआ था। इधर 1 हो रहा 1974। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? विलियम जोन्स। सही उत्तर है इसका। भारतीय आर्य भाषा के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय सर विलियम जोन्स को है। 1786 को है उन्होंने संपूर्ण भारत की भाषाओं का अध्ययन किया और सन 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिससे भारत के इतिहास, पुरातत्व, विशेषकर साहित्य और विधि शास्त्र संबंधी अध्ययन की नींव पड़ी। प्रश्न है किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? और सही उत्तर है अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी सदी से होने लगा था। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। मैथिली बोली का विकास बिहारी हिंदी उपभाषा से हुआ है। अगला प्रश्न है हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? और सही उत्तर है बी, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। प्रमुख अपभ्रंश एवं उससे विकसित उपभाषाएं सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, खस से पहाड़ी, अर्धमागधी से पूर्वी, मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? और सही उत्तर है हरदेव बाहरी ने बघेली को अवधी बोली की दक्षिणी शाखा कहा है। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधी की ही एक उपबोली मानते हैं। अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बघेली बोली की प्रमुख विशेषताएं, अवधी का व बघेली में ब हो जाता है। विशेषणों में ह प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है। बघेली में अधिकांशतः आदिवासियों की शब्दावली प्रयुक्त होती है। इसकी मुख्य बोलियां तिरहारी, जुड़ार और गहोरा है। प्रश्न है ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? और सही उत्तर है ब्रजबुली है जो बंगला का एक कृत्रिम रूप है। ब्रजबुली बंगला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ब्रजबुली की उत्पत्ति अवहट्ट से हुई है। माना जाता है कि इस भाषा में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, अतः कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के साथ इसका संबंध जोड़ इस भाषा को ब्रजबोली समझा गया होगा, जो बांग्ला के उच्चारण की विशिष्टता के कारण ब्रजबुली बन गया। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की उपबोली तथा भोजपुरी पूर्वी हिंदी की उपबोली है। तो बोली और भाषाओं से भी कई बार प्रश्न आते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी है? ओष्ठ, दंतोष्ठ, तालव्य, जिह्वा मूलक। तो सही उत्तर है इसमें त, क्योंकि छ है वो त वर्ग में आता है और त वर्ग तालव्य है। कंठ की जो ध्वनियां हैं उनमें अको विसर्जनीय, आ और विसर्ग तथा क वर्ग कंठ से जो बोली जाती हैं उसमें छोटा, बड़ा और विसर्ग तथा क वर्ग के सभी और ह। तालव्य में है इस इचु ईशानाम तालु, ये संस्कृत में सूत्र हैं और इसमें है तालव्य में जो ई तथा च वर्ग एवं य और श, मूर्धन्य ऋतु ऋषानाम मूर्धा, री तथा ट वर्ग एवं र और श। दंत में है लुत्स लशानाम दंता, ये त वर्ग और ल और स। ओष्ठ में उपमामाध्यनीय नियो ओष्टो यानी ऊ और प वर्ग के सभी
व्यंजन हैं वो ओष्ठ के बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? और सही उत्तर है बी 344। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है, जबकि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा एवं अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्यों की राजभाषाएं तथा अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं। तो अनुच्छेद और राजभाषा संघ से भी प्रश्न आते हैं। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? और सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं और 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि और इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ है, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्रश्न है, प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? और सही उत्तर है नांदे नागरी। प्राचीन भारत का दक्षिण भारत में नांदे नागरी नाम है। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक होता रहा। इसके बाद 2 शैलियों का विकास हुआ, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से 4वीं सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तर भारत माना जाता है, किंतु दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह मिलती है। दक्षिण भारत में इसका नाम नागरी न होकर नांदे नागरी है। प्रश्न है, उदंत मार्तंड पत्र खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया? हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्य देशीय, प्राच्य देशीय भाषा। और सही उत्तर है मध्य देशीय भाषा। उदंत मार्तंड जो सर्वप्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, इस पत्र में खड़ी बोली का जो उल्लेख है वह मध्य देशीय भाषा नाम से किया गया। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। इसके संपादक कानपुर के निवासी जुगल किशोर हैं। इसका प्रकाशन कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में 30 मई सन 1826 ईस्वी से हुआ। 30 मई इसके प्रकाशन दिन को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई को इसीलिए पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। अगला है, पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न आते हैं कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? और सही उत्तर है हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। यह 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में प्रयाग यानी काशी से प्रकाशित इलाहाबाद प्रयाग से प्रकाशित होती थी। यह पत्रिका हिंदी के प्रमुख पत्र संपादक और उनका प्रकाशन स्थान सदादर्श। इसके संपादक श्रीनिवास दास हैं। वर्ष 1974 में प्रकाशित हुआ और यह मासिक पत्रिका थी और काशी से प्रकाशित होती थी। उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र 1878 साप्ताहिक और कलकत्ता। आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन 1881 ईस्वी मासिक और मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी पत्रिका। आनंद कादम्बिनी भारतेंदु जो पत्रिका है वो राधाचरण गोस्वामी 1882 मासिक और वृंदावन से। ये भारतेंदु जी के पिता थे, तो इस पत्रिका का नाम भारतेंदु था। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए सन 1947 ईस्वी में कौन सी संस्था गठित हुई थी? और सही उत्तर है बी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना। हिंदी के प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं हैं बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना सन 1947 ईस्वी, नागरी प्रचारणी सभा काशी 1893 ईस्वी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास सन 1927, हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग 1927 ईस्वी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा सन 1936 ईस्वी। तो साहित्यिक संस्थाओं से भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। आपने देखा असिस्टेंट प्रोफेसर में किस प्रकार प्रश्न आया है।
प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? और सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 ईस्वी को कलकत्ता से निकला। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद प्रयाग से तथा संपादन कार्य काशी यानी वाराणसी से होता था। आचार्य शुक्ल ने सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कहा है कि सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया है। प्रश्न है, ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं कौन है? एडविन ग्रीव्स। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर सन 1917 ईस्वी के लेखक एडविन ग्रीव्स हैं। साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार कौन है? अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर सन 1920 में है F.E.K. तश्किराए शोराई हिंदी सन 1848 मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान सन 1888 ईस्वी, इसके ग्रंथकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? और ढोला के पिता का जो नाम है वो राजा नल है। ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारूरा दुहा 11वीं सदी में रचित कवि कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला व राजकुमारी मारू तथा मारवाड़ी की प्रेम कहानी है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं सदी में कुछ चौपाइयां जोड़ी हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान की है? और यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? और सही उत्तर है डी, आचार्य शुक्ल का यह कथन है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है कि जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट और जलंधर और मलयार्जुन। तो 9 नाथों की संख्या 9 है। दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? राम भक्ति शाखा से। दक्षिण के आलवार संत राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। दक्षिण में आलवार संतों की वाणी से राम भक्ति प्रस्फुटित हुई। ये मुख्य रूप से विष्णु भगवान के भक्त थे। आलवार का शाब्दिक अर्थ होता है मग्न, यानी भगवान की भक्ति में डूबा हुआ। आलवार संतों की जो संख्या है वो 12 है। मोइंगे आलवार पांचजन विष्णु अवतार हैं ये। भूतन आलवार, कौमुदकी, पेयाल आलवार नंदक विष्णु की तलवार से उत्पन्न हुए ये। तिरुमाले से आलवार सुदर्शन चक्र के अवतार है ये। नमना आलवार विष्णु सेन विष्णु भगवान के सेनापति के रूप में हैं। मधु आलवार ये गरुड़ हैं। कुलशेखर आलवार कौस्तुभ मणि। पेरियार आलवार गरुड़। आंडाल ये महिला आलवार हैं। भूदेवी विष्णु की पत्नी, विष्णु भगवान की पत्नी तथा पृथ्वी देवी के ये अवतार हैं। तोडन डिप्पो आलवार वैजंती ये विष्णु की माला है, जो वैजंती माला भगवान विष्णु धारण करते हैं, उस माला की अवतार हैं। तिरुपंगा आलवार ये श्री वत्सल और तिरुमंगे आलवार ये सारंग विष्णु भगवान के धनुष के अवतार माने जाते हैं। प्रश्न है, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? और सही उत्तर है पार्वती मंगल जो रचना है उनकी, यह कांड में विभाजित नहीं है, यह एक प्रबंध काव्य है। तुलसीदास कृति पार्वती मंगल कांड यानी कांड सर्ग इस तरीके से होते हैं ना, उनमें विभाजित नहीं है। यह एक प्रबंध काव्य है। यह अवधी भाषा में रचित है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है।
इस रचना का आधार कालिदास कृत कुमार संभव है, जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण है। तुलसीदास की रचना है बरवे रामायण। यह रचना 7 कांडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के बरवे नायिका भेद से प्रभावित है। गीतावली, इस रचना में 7 कांड हैं। इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। कवितावली, इसमें राम कथा 7 कांडों में है। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन उत्तर कांड में किया गया है। हनुमान बाहुक इसी रचना का अंश माना जाता है। प्रश्न है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की थी? दास्य, साख्य, दाम्पत्य, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है दास्य भाव की। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। रामानुजाचार्य अद्वैत वेदांत का खंडन और विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की है। इनके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, यानी विष्णु भगवान का जो शेष नाग है उसका या विष्णु लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, भगवान राम के भाई लक्ष्मण का। रसलीन का पूरा नाम क्या है? रसलीन का पूरा नाम है सैयद गुलाब नबी। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाब नबी है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि है। प्रमुख रूप में इनकी 2 रचनाएं हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से एक चमत्कारपूर्ण वर्णन है और रस प्रबोध दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ हैं। प्रश्न है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? और यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। रामचंद्र तिवारी का यह कथन है। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के संदर्भ में कहा है, नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया। ना तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले और ना ही प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में इन्होंने अपने आप को फंसाया है। प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? और कहा है इन्होंने वीणा रचना को। काव्य संग्रह है इनकी सुमित्रानंद पंत की काव्य संग्रह वीणा को इन्होंने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। पंत जी की काव्य कृति पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचना सत्यकाम सन 1975 ईस्वी में एक तापस की भावनाओं को वाणी देने वाला काव्य कहा है। पंत जी की रचनाएं हैं उच्छ्वास सन 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव सन 1928, गुंजन सन 1932। ये सभी पंत जी की छायावादी रचनाएं हैं। प्रश्न है, तार सप्तक से कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? और दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1951 ईस्वी, जबकि तार सप्तक का प्रकाशन 1943 है। अज्ञेय ने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया। इन 4 सप्तकों में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से किया है। जो तार सप्तक है उसमें जो शामिल कवि हैं वो कौन कौन से हैं? तार सप्तक सन 1943 ईस्वी, इसमें अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माशवे, नैमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक जिसका समय है 1951, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक है 1959, प्रयाग नारायण तिवारी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। अगला है 1979, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे और श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। तो शतक से प्रश्न आते हैं। कविता है किले में औरत, और यह कविता किस कवि के द्वारा लिखित है? और सही उत्तर है रघुवीर सहाय की यह रचना है। किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। यह कविता मूलतः कवि रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसका समय है सन 1975 ईस्वी में संकलित है।
इनकी अन्य कविताएं हैं सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989, एक समय था 1995 ईस्वी। प्रश्न है डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? और सही उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी है, पर यह है उपन्यास। इसका समय है 1870 ईस्वी में गौरी दत्त की रचना है, जबकि श्रद्धाराम फिल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती 1870 ईस्वी को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। श्रीनिवास दास कृत है परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वामा शिक्षक 1872 ईस्वी ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित उपन्यास है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? मूल विषय क्या है? और सही उत्तर है किसान आत्महत्या। फांस उपन्यास का मूल कथ्य है किसान आत्महत्या है। यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। संजीव द्वारा रचित अन्य उपन्यास है किशनगढ़ के अहेरी सन 1981 ईस्वी, सर्कस 1984, धार 1990, सावधान नीचे आग है 1986, जंगल जहां शुरू होता है सन 2000। तो ये सभी संजीव के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? और सचेतन कहानी की अवधारणा महीप सिंह की है। सन 1964 ईस्वी की अवधारणा महीप सिंह की है, जबकि नई कहानी 1956 की अवधारणा के प्रवर्तक राजेंद्र यादव व मोहन राकेश तथा कमलेश्वर हैं। प्रश्न है निम्नलिखित नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित कीजिए। और यह नाटक और नाटककारों का सुमेलन वो इस प्रकार है। अभंग गाथा नरेंद्र मोहन, ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार, वायरस राजेश जैन, इन्ना की आवाज असगर वजाहत का यह नाटक है। भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? और सही उत्तर है बी नाट्य रासक। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित नाट्य रासक है। इसका समय है 1880 ईस्वी। भारतेंदु की रचनाएं हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ये प्रहसन है, विशेष विषमौषधम ये भाण है, प्रेम जोगनी नाटिका नील देवी गीति रूपक, अंधेर नगरी ये प्रहसन, सती प्रताप पौराणिक नाटक। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि यह रचना क्या है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, यह किसका कथन है? और ये सही उत्तर है शकराज का यह कथन है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, यह कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र शकराज का यह कथन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी सन 1933 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद के नाटक एवं उनके कथन यौवन तेरी चंचल छाया ये कथन है, ध्रुव स्वामी नाटक से लिया गया है। और कोमा का यह कथन है विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, और यह कथन है चंद्रगुप्त। कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ये ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथन है और ध्रुव स्वामिनी महिला पात्र है, उस नाटक से लिया गया है। निबंध है लंका की एक रात। इसके निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इस लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके अन्य निबंध हैं प्रिया नीलकंठी 1968, विषाद योग 1973, वाणी का क्षीर सागर 1998। विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं तुम चंदन हम पानी 1957, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं सन 1972, चितवन की छां 1953। बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं कल्पना, शब्द की आकर्षण शक्ति, आत्मनिर्भरता 1893। हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं अशोक के फूल सन 1948,
कल्पलता 1991, आलोक पर्व 1972। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र। और यह जीवनी विधा की रचना है। सुधा चौहान द्वारा रचित मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है, जो सन 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? और सही उत्तर है रजनी तिलक। अपनी जमी अपनी आसमां की लेखिका रजनी तिलक है। यह आत्मकथा विधा की रचना है, सन 2017 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जबकि सुशीला टागभोरे की आत्मकथा है सिकंजे का दर्द, जो सन 2011 में प्रकाशित हुई है। कौसल्या बैशंती की आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? और सही उत्तर है गुलेरी जी इस निबंध के लेखक हैं। कछुआ धर्म मारिस मोई कुंठाव शीर्षक महत्वपूर्ण निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है, मुझे मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए हैं, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं, चंद्रोदय, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, आत्मगौरव, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह। बालमुकुंद गुप्त का निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। प्रश्न है, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? और सही उत्तर है सी रमणिका गुप्ता। आप हुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। इनकी एक आत्मकथा हादसे है, जबकि कौसल्या वैशंती की आत्मकथा दोहरा अभिशाप है। कुसुम अंसल की आत्मकथा जो कहा नहीं गया 1996 ईस्वी। भरतमुनि के रससूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? और सही उत्तर है बी भट्ट लुलट। भरतमुनि की रससूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का उत्पत्ति अर्थ आचार्य भट्ट लुलट ने माना है। आचार्य भट्ट लुलट को भरत के रससूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुभूति या भट्ट नायक ने भुक्ति तथा अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति को माना है। किस आचार्य ने दृष्ट प्रीत तथा अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? और सही उत्तर है वामन। आचार्य वामन ने दृष्ट प्रीत तथा अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है, जबकि कुंतक ने चतुर्वर्ग फलम प्राप्ति व्यवहार ज्ञान और परम आलात को, आचार्य दंडी ने ज्ञान एवं यश को प्राप्त और रुद्रट ने धर्म कीर्ति अनर्थोपैश अर्थ एवं सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। विभिन्न विद्वानों ने काव्य का प्रयोजन काव्य अपने अनुसार माना है। कोई अर्थ को प्रधानता देता है, कोई यश को, कोई कीर्ति को, कोई ज्ञान को। तो इस प्रकार सभी विद्वानों ने। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? और सही उत्तर है विशुद्ध सौंदर्यवादी। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। वैदर्भी से ललिता कहा जाता है, रीति गौड़ी, परुषा रीति और पांचाली। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? और सही उत्तर है सी व्यंजना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति है। यह पंक्ति कबीरदास की है। यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीरदास दुखी होने की बात कहते हैं, जिसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी 2 पाटों के बीच में मनुष्य पिसता है। शब्द शक्ति शब्दों के अर्थ को बोध कराने वाले अर्थ व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा शक्ति है जिसका सीधा सरल, यानी जिस काव्य का, दोहे का, वाक्य का सीधा सरल अर्थ पाठक को समझ में आ जाए, उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। व्यंजना, जब किसी शब्द के विपरीत अर्थ का बोध न हो तो मुख्यार्थ से होता है, न ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ हो, वहां व्यंग्यार्थ होता है।
वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है या दो प्रकार की होती है, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। यानी शब्द एक ही वाक्य के कई अर्थ निकले और कुछ को समझना है अर्थ किसी और से और कहीं कुछ और अर्थ प्रकट हो रहा है तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। लक्षणा, मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हों वह लक्षणा है। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? लॉन्जाइनस का ग्रंथ है वो है ऑन द सबलाइम। लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन ऑन द सबलाइम ग्रंथ में किया है। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बताने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ है पेरिप्सूस। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? और माना है बेनेडिक्टो क्रोचे ने। बेनेडिक्टो क्रोचे कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन द एस्थेटिक आदि। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की चार क्रियाएं मानते हैं। इन्होंने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? कृतिकार, कृति, समाज या युगीन परिस्थितियां? सही उत्तर है कृति। कि नई समीक्षा के केंद्र में क्या है? कृति है, यानी रचना। नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपर्क होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सृजना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल देती है। प्रश्न है, वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? और सही उत्तर है बिंब के द्वारा। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतर है। इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना, यानी हमें किसी चीज को सोच लेना कि चीज ऐसी हो सकती है। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। एक काव्यांदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि टी.ई. हुम को है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एफ.एस. फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? और सही उत्तर है इसमें जीन मोरे। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरे थे। सन 1986 ईस्वी में कवि जीन मोरे ने फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद की घोषणा पत्र प्रकाशित कराया, जिसमें उसने कहा था कि प्रतीकवादी ही एक ऐसा शब्द है जो कला में सृजनात्मक प्रवृत्ति को भली भांति व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है कि छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है सी. नामवर सिंह। इसकी रचना सन 1955 ईस्वी में की गई। आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। इनकी द्वारा लिखित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, इतिहास और आलोचना 1957, कहानी, नई कहानी 1964, कविता के नए प्रतिमान 1964, दूसरी परंपरा की खोज 1992, वाद विवाद और संवाद 1998, आलोचक के मुख से 2005। इसमें दूसरी परंपरा की खोज से बहुत बार प्रश्न आते हैं और कविता के नए प्रतिमान सन 1964-68 ईस्वी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नामवर सिंह की। इनसे परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के संबंध में कहा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्त चाहती है, दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से।
प्रश्न है जाति का विनाश पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? और सही उत्तर है डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति का विनाश 1936 ईस्वी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। यह पुस्तक दलित वर्ग से संबंधित है। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं जीवन और कार्य, जात पात का विरोध, हिंदू कोड बिल आदि। धर्म कथा, पुरावर्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? और सही उत्तर है डी, मिथक। धर्म कथा, पुरावर्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन पुरा कथाओं में जो तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे वो मिथक कहलाता है। प्रश्न है सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? सही उत्तर है सी, गांधीवाद। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत के आधार माने जाते हैं। गांधीवाद दर्शन के गांधीवाद दर्शन न होकर केवल राजनीतिक और नैतिक और धार्मिक है, बल्कि पारस्परिक, आधुनिक तथा सरल एवं जटिल भी है। प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? और सही उत्तर है डी, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन है। प्रमुख दलित साहित्यकार और उनकी आत्मकथाएं। तुलसी राम की आत्मकथा है मुर्दहिया, जो 2 भाग में प्रकाशित है। पहला भाग है मुर्दहिया, जिसका समय है सन 2010, और मणिकर्णिका 2013 में प्रकाशित हुई। सूरजपाल सिंह चौहान तिरस्कृत 2002, संतप्त सन 2002 में। माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन तक 2002 इसका समय है। धर्मवीर, मेरी पत्नी और भेड़िया सन 2009। उठाईगीर लक्ष्मण गायकवाड़ के आत्मकथात्मक उपन्यास उलच्चा मराठी का हिंदी अनुवाद है। इसके अनुवाद सूर्य नारायण रणसुभे हैं। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। और सही उत्तर है सी, जायसी। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्रबद्ध में देखा है, सूत्रबद्ध। यह कथन जायसी के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है। जायसी भक्ति काल के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की पंक्ति है, कथन है ये। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उक्त पंक्तियों के लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। इनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल ने कबीर दास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो कबीर दास से भी कई बार प्रश्न आते हैं। तो आज के सत्र में हमने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा 2021 का जो है प्रश्न पत्र, उस प्रश्न पत्र का हल देखा और उस प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों के साथ उनकी व्याख्याओं को देखा, उनका अध्ययन किया। तो आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम अन्य 2016 और 2014 के प्रश्न पत्र का भी हल करेंगे। आगे सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।